Today we will discuss about नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसको हिंदी में सामान्य प्रायिकता वक्र कहते हैं। देखिए, एनपीसी में 3 लेटर हैं। एनपीसी, एन refers to normal. Normal means average. किसी भी टेस्ट में चाहे वो अचीवमेंट टेस्ट हो, चाहे इंटेलिजेंस टेस्ट हो, या कोई भी स्कोर्स रेटिंग स्केल्स पे लिए गए हों, ये सारे स्कोर्स का अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालें, जिसमें मीन निकालें, तो ये देखेंगे कि मीन जो है वो ज्यादातर स्कोर वो एवरेज या मीन के आसपास लाई करेंगे। तो एनपीसी में भी ज्यादातर स्कोर एवरेज के आसपास लाई करते हैं। मतलब उन स्कोर्स में ज्यादातर स्टूडेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर्स होती हैं। कुछ ऐसे स्कोर्स होंगे जो एवरेज से बहुत कम होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के स्कोर्स एवरेज से ज्यादा होंगे और कुछ एवरेज से कम होंगे। दूसरी बात प्रोबेबिलिटी की है। प्रोबेबिलिटी का जो मतलब होता है वो रीजनेबल गेस है अबाउट अनसर्टेन इंसिडेंट। कोई भी घटना कैसे घटित होगी, इसके बारे में तर्कपूर्ण तरीके से अनुमान लगाना, एक संभावना व्यक्त करना, ये होता है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर मैंने बताया कि अचीवमेंट टेस्ट अगर एडमिनिस्टर करते हैं तो अचीवमेंट से जो स्कोर्स प्राप्त होगा, तो वो स्कोर्स, उसमें बहुत सारे बच्चों का जो अचीवमेंट होगा वो एवरेज के आसपास होगा। थोड़े बच्चे होंगे जिनके स्कोर्स काफ़ी ऊंचे होंगे, जो एवरेज से काफ़ी अधिक होंगे, लेकिन ऐसे स्टूडेंट की संख्या कम होगी। और एवरेज से कम अंक पाने वाले भी बच्चों की संख्या कम होगी। कहने का मतलब हम एक गेस कर सकते हैं कि हमें उन डेटा पे अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ जो है बेल शेप्ड का मिलेगा, इस बात का हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। ग्राफ एवरेज के दोनों तरफ सिमेट्रिकल होगा, इस बात की हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। और अगर इस तरह देखें तो हमें एक इस बेल शेप, एक घंटी के आकार का एक कर्व प्राप्त होगा, जिसमें ज्यादातर स्कोर्स एवरेज या नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे और एवरेज के आसपास ज्यादा स्कोर्स लाई करेंगे। इस तरह से ये एनपीसी का मतलब यही है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। एक ऐसा कर्व जिसमें ज्यादा स्कोर्स एवरेज के आसपास लाई करें और इस बात की प्रोबेबिलिटी हो कि ऐसे सिमिलर इंसिडेंट्स में ये इस तरह से बेल शेप्ड का कर्व ही प्राप्त होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। और जो डेटा है वो एवरेज के आसपास, यदि स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम चल जाए तो कितने % डेटा मीन से डेविएट होंगे, इस बात की भी प्रोबेबिलिटी को
बताया जा सकता है, जाना जा सकता है। जैसे +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, इनके बीच जो स्कोर होगा वो 34.13% स्कोर लाई करेंगे। इस बात की प्रोबेबिलिटी की जा सकती है। तो इस तरह से ये एक नेचुरल इवेंट्स है। जब कभी चाहे वो एरिया वेल्थ का हो, चाहे हेल्थ का हो, या पर्सनालिटी टेस्ट करना ही हो, ये सब सभी में जो आंकड़े प्राप्त होंगे वो आंकड़े अगर उसको उन आंकड़ों का अगर ग्राफ ड्रा किया जाए तो एक एनपीसी ही प्राप्त होगा। और मैंने बताया कि वो अचीवमेंट टेस्ट हो या इंटेलिजेंट टेस्ट हो या रेटिंग स्केल हो, इन सब पे जो स्कोर्स होंगे उसका नेचर जो है एक जैसा, उस डेटा का नेचर एक जैसा होगा। इस ग्राफ के मदद से हम किसी भी डेटा की नॉर्मलिटी को चेक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे टेस्ट हैं, एप्लीकेशंस हैं, जिसमें आपके डेटा के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होने का अजम्पशंस किया जाता है। जब हम एनपीसी की कैरेक्टरिस्टिक से अवगत होंगे तो अपने डेटा के नॉर्मल होने का अनुमान उन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे लगा सकते हैं। इसके अलावा अन्य बहुत सारी जो समस्याएं हैं जिनका निराकरण एनपीसी के माध्यम से हो सकता है। तो एनपीसी हमें ये बताता है कि इन टेस्ट के स्कोर्स या कोई एक्सपेरिमेंट हो, उन एक्सपेरिमेंट्स के स्कोर्स वो सदैव एक बेल शेप्ड में ही अरेंज होते हैं। उनके डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्हीं सिद्धांतों, इन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पे होता है। इस बात की संभावना ये व्यक्त करता है, इसलिए इस कर्व को नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहा जाता है। इस कर्व को पहली बार 1733 में अब्राहम डी मोयरे, इन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन में इस कर्व को प्रेजेंट किया। इसके अलावा सीएफ गॉस ने डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एरर में इस कर्व को प्रेजेंट किया। इसके अलावा एडोल्फ क्विटलेट और सर फ्रांसिस गाल्टन, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में जो डेटा प्राप्त हुए उनको उनके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के रूप में उन डेटा को प्रस्तुत किया। सीएफ गॉसियन का वर्क इतना पॉपुलर हुआ कि एनपीसी को गॉसियन कर्व भी कहा जाता है। अब हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लें, क्योंकि ये एनपीसी की विशेषताएं, इनके आधार पे हम किसी भी टेस्ट से, रेटिंग स्केल से जो डेटा हम प्राप्त करेंगे वो डेटा, उसका नेचर क्या होगा, उस नेचर को हम पहचान पाएंगे। क्योंकि डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को जब तक हम नहीं जानेंगे, वी कैन नॉट अप्लाई टी टेस्ट, अनोवा एंड अदर्स statistical application. So on the basis of the characteristics you can check the normality of your data. तो फर्स्ट characteristic is the safe. इस तरह से जो नेचुरल इवेंट्स घटित होती हैं उनको अगर एक ग्राफ के रूप में प्लॉट करें तो बेल शेप्ड
एक ग्राफ प्राप्त होगा जो कि अपनी एवरेज से दोनों तरफ एक जैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा और ये मेसोकर्टिक होगा, जिसके स्कोर्स -3 सिग्मा और +3 सिग्मा के बीच में सारे स्कोर्स आएंगे। ज्यादातर स्कोर्स एवरेज के आसपास आएंगे, इसलिए इसको नॉर्मल कहा गया। प्रोबेबिलिटी इसलिए कहा गया क्योंकि इनके स्कोर्स कितने कहां पर आएंगे इसकी संभावना पहले से ही, एक इसका रीजनेबल गेस हम पहले से ही कर सकते हैं, इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी कहा गया। और कर्व है, क्या क्या संभावनाएं हैं, ये कर्व संभावनाएं व्यक्त करता है और जो तार्किक रूप से इसका अनुमान काफी हद तक सच है, सही है। इक्वलिटी ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बताती है कि अगर परफेक्टली एनपीसी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, परफेक्टली नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मीन, मीडियन और मॉड ये तीनों इक्वल होते हैं। अगर आप कोई डेटा किसी क्वेश्चनायर के माध्यम से आप कलेक्ट करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनसे मीन, मीडियन और मॉड अगर आप फाइंड आउट करते हैं, तो अगर वो इक्वल हैं तो आप कह सकते हैं कि योर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यू कैन चेक द नॉर्मलिटी ऑफ डाटा थ्रू दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहां पर हम एवरेज से सिमेट्री होने की बात करते हैं, लेकिन जब किसी कारणवश डाटा स्क्यूड हो जाता है तो ये सिमेट्री जो है उसमें कमी आ जाती है, लेक ऑफ सिमेट्री। जब लेक ऑफ सिमेट्री होता है तो कहते हैं डाटा स्क्यूड हो गया या स्क्यूनेस हो गई। इसमें स्कोर्स आर सीवियरली डेविएट फ्रॉम एवरेज। इन दिस सिचुएशंस मीन, मीडियन एंड मॉड आर डिफरेंट। इन तीनों की वैल्यू डिफरेंट आती है क्योंकि ये अपनी एवरेज से डेटा काफी डेविएट करते हैं और जो सिमेट्री है वो सिमेट्री इनकी खत्म हो जाती है। दो प्रकार के स्क्यूनेस की हम बात करते हैं। एक होता है कि जिसमें जो कर्व है इसका इंक्लिनेशन टुवर्ड लेफ्ट होता है, जिसको हम निगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं, और दूसरे में हम पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात करते हैं, जिसमें जो कर्व है ये राइट हैंड साइड में ज्यादा इंक्लाइन होता है। ये दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशंस कब एराइज होती है, जैसे एक उदाहरण से मान लें कि एक आसान पेपर हमने स्टूडेंट्स को दिया और ज्यादा स्टूडेंट्स ने के मार्क्स जो है एवरेज मार्क्स से अधिक आ गए। ऐसी कंडीशन में जो ग्रुप का मीन है उससे अधिक अंक पाने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई, तब ये निगेटिव स्क्यूनेस इस तरह का जो है ग्राफ उन डेटा से हमें प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन है कि बहुत टफ पेपर है, कठिन पेपर हो गया, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं जो वो मीन से या एवरेज से कम पाने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई, तब वहां पर पॉजिटिव स्क्यूनेस जैसा ग्राफ हमें मिलेगा। देखिए नॉर्मल एनपीसी के लिए जो स्क्यूनेस की वैल्यू है वो 0 होती है और जिसे इस फार्मूले के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। मीन मीडियन अगर दिया है तो स्क्यूनेस को हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, अगर परसेंटाइल में है तो हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एनपीसी की कंडीशन में जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसका मान 0 होता है, इस बात को भी जानना है।
अगर किसी डेटा की नॉर्मलिटी चेक करनी है तो उसकी स्क्यूनेस को भी आपको देखना है, वो स्क्यूनेस 0 होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन चेक द नॉर्मलिटी ऑफ योर डेटा। इसके अलावा जो है कोफिशिएंट ऑफ कर्टसिस, इसमें एनपीसी के लिए कर्टसिस का मान, जो कोफिशिएंट ऑफ कर्टसिस है उसका मान 0.263 आना चाहिए। अगर कर्टसिस को हम कैलकुलेट करते हैं और 0.263 आता है तो हम कहते हैं कि ये इस तरह का जो ग्राफ है वो मेसोकर्टिक है, जो कि एनपीसी से मिलता जुलता है। अगर केयू का मान जो है ग्रेटर देन 0.263 आता है तो उस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लेटिकर्टिक होता है। प्लेटिकर्टिक ये देखिए आपने, ऊपर से चपटा होता है। और अगर केयू का मान लेस देन 0.263 है तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेप्टोकर्टिक होता है, जिसमें ये लेप्टोकर्टिक का, जिसमें ये पीक थोड़ा सा हाई पीक बनता है। इस प्रकार का जो है वो ग्राफ प्राप्त होता है। तो यहाँ से भी हम कर्टसिस के फार्मूला ये है, इस फार्मूले से हम कर्टसिस केयू की वैल्यू निकाल सकते हैं। और केयू की वैल्यू अगर ये आ रही है या इसके नज़दीक आ रही है तो हम कह सकते हैं कि डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो यू कैन चेक योर डेटा, द नॉर्मलिटी ऑफ डेटा थ्रू कर्टसिस। ओके, ये कर्टसिस्टिक्स जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा एक रीजनेबल गेस हम इस बात का भी लगा सकते हैं एनपीसी में कि अगर परफेक्टली नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है तो ऐसी कंडीशन में मीन से +1 और -1 प्लस माइनस सिग्मा के बीच में 68.26% स्कोर्स आएंगे। किसी भी टेस्ट में, चाहे वो इंटेलिजेंट टेस्ट हो, चाहे वो अचीवमेंट टेस्ट हो, चाहे रेटिंग स्केल पर स्कोर्स लिए गए हों, या कोई भी इवेंट, नेचुरल घटना हो जिसमें एनपीसी बनने की संभावना है, वहाँ पर अगर एनपीसी ड्रा होता है तो उसमें स्कोर्स जो है मीन से ये +1 सिग्मा और -1 सिग्मा के बीच में ये स्कोर आएंगे। ये रीजनेबल गेस लगाया जा सकता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से। इसके अलावा मीन से +-2 सिग्मा में 95.44% और +-3 सिग्मा में 99.74% स्कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये किसी भी तरह के टेस्ट में आप जो स्कोर्स आपको आएंगे उनको अगर प्लाट करें तो ये स्कोर्स का वितरण +-3 सिग्मा के बीच में सारे स्कोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक्स है। इसके अलावा आप ये फार्मूला है क्वार्टाइल, अगर क्वार्टाइल निकालते हैं तो 0.6745 सिग्मा की वैल्यू अगर है आपको पता है स्कोर से, तो अगर ये वैल्यू आती है तो वो एनपीसी, वो स्कोर्स जो है वो एनपीसी को फॉलो कर रहे हैं या एनपीसी को बना रहे हैं। इसके अलावा जो है हाईएस्ट ऑर्डिनेट 0.3989 ऑफ टोटल फ्रिक्वेंसीज फॉर एनपीसी के लिए ऑर्डिनेंस की ये जो है वैल्यू होनी चाहिए, है ना। इसके आधार पे भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, स्क्यूनेस, कर्टसिस, mean, median, mode, quartile, all these measurements, you can check the normality of any scores. If they are normally distributed or not, you can easily find out through these characteristics. In next video, we will try to solve the problems which is related to NPC. Here the use of NPC को कैसे इसका प्रयोग करना है, इनकी विशेषताओं को कैसे हम यूज करें और उन विशेषताओं के आधार पे हम किस प्रकार की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उस पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।